हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सरफेस केमिस्ट्री इस चैप्टर का रिवीजन हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में थ्योरी ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, तो आज के लेक्चर में केवल क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एट 2 atm प्रेशर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाई एम। लॉग x बाई एम वर्सेस लॉग p का एक ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ से आपको ये बताना है कि प्रेशर p इक्वल टू 2 atm पे x बाई एम का वैल्यू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। इस टॉपिक में फ्रेंडली आइसोथर्म हमने पढ़ा है, और फ्रेंडली आइसोथर्म का जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x बाई एम और पार्शियल प्रेशर p ऑफ द गैस ये दोनों रिलेटेड हैं। तो ये अगर इक्वेशन हमें पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आ सकता है। फ्रेंडली आइसोथर्म का क्या इक्वेशन है? x बाई एम, x इज व्हाट? मास ऑफ द गैस दैट इज बीइंग एड्सॉर्ब्ड, और m क्या है कि जिस एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे ये गैस एड्सॉर्ब हो रहा है उस एड्सॉर्बेंट का मास x बाई एम दैट इज इक्वल टू k इंटू पी रेस टू पावर 1 अपॉन n। k और n कांस्टेंट होता है और p अपने पास क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। x क्या हो गया? गैस का जो मास एड्सॉर्ब हो रहा है सॉलिड सरफेस पे, और इस सॉलिड सरफेस का जो मास है दैट इज इक्वल टू m। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूटिलाइज करके p इक्वल टू 2 atm पे हम ये बता सकते हैं कि x बाई एम का वैल्यू क्या होगा। इंफॉर्मेशन हमें क्या प्रोवाइडेड है? log x बाई एम वर्सेस log p का ग्राफ गिवन है। इंटरसेप्ट log 2 से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, और ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है इसका स्लोप आपको दे रखा है 45, तो tan 45 अपने पास कितना हो गया? 1, स्लोप है 1। तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है उसके लिए बेसिकली ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली किसके बारे में दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन से ये ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ अपने पास स्ट्रेट लाइन का है, मतलब यहाँ से log x बाई एम वर्सेस log p में स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो डेवलप होना चाहिए। log ले लो, log x बाई एम दैट इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया स्लोप, और ये हो गया इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना आ गया? log k विच इज गिवन एज log 2, तो k का वैल्यू आ गया अपने पास 2। स्लोप है अपने पास 1, स्लोप यहाँ से कितना आ रहा है? m इक्वल टू 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n दैट इज इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया? 1। दोनों कांस्टेंट हमें पता चल गए। अब बेसिकली फ्रेंडली आइसोथर्म का इक्वेशन हमें यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने के बाद प्रेशर p दैट इज इक्वल टू 2 atm पे x बाई एम का वैल्यू हमें पता चलेगा। तो x बाई एम दैट इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना है? 2। प्रेशर p का वैल्यू कितना हो गया? 2 atm, 1 अपॉन n का वैल्यू है 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, x बाई एम का वैल्यू आ गया अपने पास 4। क्वेश्चन बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते थे, केवल इतना आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, और फ्रेंडली आइसोथर्म का ये जो इक्वेशन है ये पक्के से याद होना चाहिए था। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 liter of 0.6 molar acetic acid is shaken with 2 gram of activated carbon. Activated carbon absorbs some acetic acid on its surface only. The process is called adsorption, ठीक है। The final concentration of solution after adsorption is 0.5 molar. What is the amount of acetic acid adsorbed per gram of the carbon? 1 ग्राम कार्बन पे कितना एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब हुआ है? तो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन आपको दे रखा है, उससे पता चल जाएगा कि एसिटिक एसिड के कितने मोल इस एक्टिवेटेड चारकोल पे या एक्टिवेटेड कार्बन में एड्सॉर्ब हो चुके हैं। ये सिचुएशन में अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। लेट अस से कि अपने पास एक्टिवेटेड कार्बन है, इसके ऊपर 1 लीटर 0.6 मोलर एसिटिक एसिड, 1 लीटर 0.6 मोलर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन एड्सॉर्ब करवाना चाहते हैं। तो मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, एसिटिक एसिड के कितने मोल गिवन है? 1 इंटू 0.6 मोल गिवन है। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है? 2 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल है ये, और एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होने के बाद जो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है ये बेसिकली केवल 0.5 मोलर बच जाता है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन है, 0.5 मोलारिटी हो चुका है। मोलारिटी डिक्रीज हो गया क्योंकि CH3COOH एसिटिक एसिड कुछ इस पर्टिकुलर सरफेस पर एड्सॉर्ब हो गया होगा। तो n फाइनल अपने पास कितना है? 1 लीटर मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी 0.5 मोलर, तो ये हो गया 0.5 मोलर। तो फाइनली अपने पास इतने मोल है, इनिशियली इतने मोल गिवन थे, तो बाकी के जो मोल का डिफरेंस है ये बेसिकली कहाँ चला गया? इस सरफेस पर एड्सॉर्ब हो गया। 0.6 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 0.1 मोल,
0.1 मोल एड्सॉर्ब हुआ है, किस पे एड्सॉर्ब हुआ? 2 ग्राम चारकोल सरफेस पे। तो 1 ग्राम चारकोल सरफेस पे या 1 ग्राम कार्बन की जो सरफेस एक्टिवेटेड कार्बन की सरफेस है, यहाँ कितना एड्सॉर्ब हुआ होगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। और आपको ये आंसर निकालना है ग्राम में कि कितना इसका ग्राम एड्सॉर्ब हुआ है। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इतना मोल एड्सॉर्ब हुआ है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 60। तो ये अपने पास आंसर आ गया 3 ग्राम। टोटल 3 ग्राम एसिटिक एसिड यहाँ पे एड्सॉर्ब हुआ है पर ग्राम ऑफ द कार्बन। टोटल 2 ग्राम एक्टिवेटेड कार्बन का सैंपल गिवन था। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब थर्ड पे आ जाओ। 100 ml of colloidal solution is completely precipitated by addition of 0.5 ml of 1 molar NaCl solution. Calculate coagulation value of NaCl. NaCl का coagulation value आपको कैलकुलेट करना है। कोई भी अपने पास एक कॉलॉइड होता है, तो इस कॉलॉइड को स्टेबलाइज करने के लिए लिटिल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कॉलॉइड में अगर ऐड करेंगे तो ये बेसिकली प्रेसिपिटेशन कॉज करता है। प्रेसिपिटेशन जो होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोगुलेशन। हार्डी-शर्ट्ज रूल आपने पढ़ा हुआ है। जैसे मान लो कि कोई भी कॉलॉइड है, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड का कॉलॉइड है। आर्सेनिक सल्फाइड का जो कॉलॉइड होता है इसमें नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो हर किसी पार्टिकल पे इस तरीके से नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ सकते क्योंकि रिपल्शन लगेगा। अगर ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आ गए तो कंडेंसेशन के बाद यहाँ पे बिगर पार्टिकल बन जाएगा और ये बिगर पार्टिकल कॉलॉइडल रेंज से अगर बाहर चला गया, कॉलॉइडल रेंज से बाहर क्या होता है? सस्पेंशन। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल है वो थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएंगे। थोड़ी देर में सेटल डाउन हो गए तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोगुलेशन। और ये कोगुलेशन हमें नहीं करवाना है तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं करना है। और अगर आप यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे ना, तो इलेक्ट्रोलाइट से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट मिलेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके बेसिकली इनको न्यूट्रल बना देगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अब क्या करेंगे? कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन होने के बाद बिगर पार्टिकल बनेगा और बिगर पार्टिकल कॉलॉइडल रेंज से अगर बाहर चला गया तो ये अपने पास कंटेनर में इस तरीके से सेटल डाउन हो गया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोगुलेशन। आपसे ये पूछा है कि NaCl का जो सॉल्यूशन है ये आप किसी पर्टिकुलर कॉलॉइडल सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हो और इस तरीके से NaCl का जो सॉल्यूशन है इसका कोगुलेशन वैल्यू आपसे पूछा है। तो कोगुलेशन वैल्यू बेसिकली क्या होता है? 1 लीटर कॉलॉइडल सॉल्ट का प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, मतलब कोगुलेशन करवाने के लिए कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के कितने मिलीमोल रिक्वायर्ड हैं? डेफिनेशन में लिख देता हूं इसका। मिलीमोल्स रिक्वायर्ड टू कॉज कोगुलेशन ऑफ 1 लीटर सॉल। सॉल मतलब क्या हो गया? कॉलॉइडल सॉल। कोई भी कॉलॉइडल सॉल अगर आपको 1 लीटर दे रखा है तो 1 लीटर कॉलॉइडल सॉल का कोगुलेशन करवाने के लिए जितने इलेक्ट्रोलाइट के मिलीमोल रिक्वायर्ड हैं, इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं? कोगुलेशन वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप अच्छे से पढ़ लेना। 0.5 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर, 0.5 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन आपको रिक्वायर्ड है और ये किसको कोगुलेट करना चाहता है? 100 ml सॉल्ट को। और हमें सॉल्ट कितना रखना है? 1 लीटर। तो यहां से फॉर्मूला अपने पास क्या बनता है? कोगुलेशन वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है। वैसे भी आप चाहो तो इसी पर्टिकुलर डेफिनेशन से इजीली गैस कर सकते हो। जैसे अभी डेफिनेशन से हम देख लेते हैं। NaCl कितना रिक्वायर्ड था? 0.5 मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मोलर। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट के मिलीमोल रिक्वायर्ड हैं किसको कोगुलेट करने के लिए? 100 ml सॉल्यूशन को। तो 1000 ml सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए 10 टाइम्स रिक्वायरमेंट होगा। तो 0.5 का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा? 5 मिलीमोल रिक्वायर्ड होगा। और जितना मिलीमोल रिक्वायर्ड है 1 लीटर सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए, उसी को कोगुलेशन वैल्यू बोलते हैं। तो कोगुलेशन वैल्यू अपने पास कितना आ गया? 5। और अगर चाहो तो फॉर्मूला यूज कर लो, मिलीमोल रिक्वायर्ड divided by volume of solution, volume of colloidal salt in liters। ये फॉर्मूला होता है। कितना मिलीमोल रिक्वायर्ड है? 0.5 मिलीमोल रिक्वायर्ड है।
वॉल्यूम ऑफ कॉलोइडल सोल आपको कितना दे रखा है 100 ml, 100 ml कितना होता है 0.1 लीटर, विच इज इक्वल टू कोगुलेशन वैल्यू। तो यहाँ फॉर्मूला अगर आपने यूज किया तब भी कोगुलेशन वैल्यू कितना आ गया 5। तो बहुत इजीली इस तरीके से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। केवल कोगुलेशन वैल्यू का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। कोगुलेशन वैल्यू और फ्रेंडली आइसोथर्म और गॉल्ड नंबर, केवल ये तीन ही टॉपिक हैं जहां से सरफेस केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरेटिकल हैं। तो अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, कोगुलेशन एक्सपेरिमेंट की बात है। 5 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड इज मिक्सड विद डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, एंड 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट AB सो दैट द टोटल वॉल्यूम इज 10 ml। तो ये सिचुएशन मैं पहले बना देता हूँ, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है, ये सोल कितना है 5 मिलीलीटर वॉल्यूम है, और इसमें पानी मिला दिया, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, टोटल मिला के आपने कितना बना दिया 10 मिलीलीटर। 5 मिलीलीटर आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है, मिक्स करने के बाद कितना बन गया 10 मिलीलीटर टोटल वॉल्यूम हो गया। और इसके अंदर और हमने क्या मिला दिया इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा आर्सेनिक सल्फाइड के सोल का कोगुलेशन करेगा। तो बेसिकली कोगुलेशन वैल्यू ही हमसे पूछा होगा। कोगुलेशन वैल्यू और गोल्ड नंबर, यहीं से दोनों टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। 0.1 मोलर सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, ये आपने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद यहाँ इलेक्ट्रोलाइट जो भी है, इस इलेक्ट्रोलाइट का मोलैरिटी 0.01 मोलर है। अब आगे इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, इफ इट वाज फाउंड दैट ऑल द सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 5 ml ऑफ AB इलेक्ट्रोलाइट विद इन 5 मिनट कोगुलेट्स, व्हाट इज द फ्लक्चुएशन वैल्यू ऑफ AB फॉर AS2S3 सॉल्व। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, ये जो टोटल 10 ml कॉलोइडल सोल है, इसमें से क्या होगा कि फर्स्ट 5 ml जो है, फर्स्ट 5 ml में जितना भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे मिक्स है, ये कोगुलेशन नहीं कर रहा है। और हमें वैसे भी पता है कि लो अमाउंट अगर इलेक्ट्रोलाइट का होता है तो ये कोगुलेशन नहीं करता है, ये बेसिकली कॉलोइडल सोल को स्टेबलाइज करता है। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए, हम अपने आप से अज्यूम नहीं कर सकते। इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट 5 ml में इलेक्ट्रोलाइट कोई भी कोगुलेशन नहीं करता, तो नेक्स्ट 5 ml को ही ये कोगुलेट कर सकता है। तो उसके लिए फिर आपको क्या बताना पड़ेगा कोगुलेशन वैल्यू। तो बताओ 0.01 मोलर है और 5 ml सॉल्यूशन है, क्योंकि फर्स्ट 5 ml को तो ये कोगुलेट नहीं कर सकता, तो 5 ml सॉल्यूशन में 0.01 मोलैरिटी के हिसाब से जितना भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, यही इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है कॉजिंग कोगुलेशन। तो यहीं से आपको क्या बताने पड़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट के मिलीमोल। तो मिलीमोल कितना हो गया 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 5, 0.05 मिलीमोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और ये किसका कोगुलेशन स्टार्ट कर देता है, इस सॉल का। सॉल आपको कितना दे रखा है 10 मिलीलीटर। 10 मिलीलीटर सॉल का प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन करवाना है, तो 0.05 मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट आपको चाहिए। अब यहीं से आंसर निकाल लो, सॉल आपको कितना लगेगा 1 लीटर। 1 लीटर का कोगुलेशन जो करवा देना, वही मिलीमोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कोगुलेशन वैल्यू कहलाता है। तो बताओ 10 मिलीलीटर को कोगुलेट कौन करवा रहा है 0.05 मिलीमोल। तो 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 ml सोल हो जाएगा। 1000 ml सोल को कौन कोगुलेट करवा सकता है 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 5 मिलीमोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट AB। तो ये अपने पास इलेक्ट्रोलाइट AB का कोगुलेशन वैल्यू आ गया। तो क्वेश्चन को आप बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पे जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको यूटिलाइज करके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बस इतना फाइंड आउट करना था कि 1000 ml सॉल, कॉलोइडल सॉल को कोगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट AB के कितने मिलीमोल रिक्वायर्ड हैं। ये जितने भी मिलीमोल रिक्वायर्ड हैं, यही कोगुलेशन वैल्यू होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस मेजर्ड एट STP रिक्वायर्ड टू कवर अ सैंपल ऑफ सिलिका जेल। सिलिका जेल के ऊपर नाइट्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन हम करवा रहे हैं विद अ मोनोमोलिकुलर लेयर, मतलब कि एक ही लेयर में नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल है वो एड्सॉर्ब हो रहे हैं। एक लेयर के ऊपर सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर, इस तरीके से एड्सॉर्प्शन यहाँ पे नहीं है।
is 129 centimeter cube per gram of the gel. Calculate surface area per gram of the gel if each nitrogen molecule occupies 16.2 into 10 raised to power minus 22 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। तो ये सिचुएशन मैं अच्छे से बना देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, लेट अस से कि सिलिका जेल है और ये सिलिका जेल 1 ग्राम है। जब आप यहाँ पे नाइट्रोजन गैस को एड्जॉर्ब करवाओगे तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पे कितना एड्जॉर्ब हो रहा है, 129 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। एसटीपी पे 129 सेंटीमीटर क्यूब में जितने भी नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे एड्जॉर्ब हो सकते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, मोल निकालो सेंटीमीटर क्यूब में, तो 22.4 लीटर होता है, तो 22,400 इतना अपने पास क्या आ जाएगा, मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस को 6.023 इंटू 10 raised to power 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। और ये सारे मॉलिक्यूल कहाँ एब्जॉर्ब हो रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ सिलिका जेल पे। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ द जेल। एक ही ग्राम हमने लिया है तो बस इस 1 ग्राम जेल का सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना है। इफ ईच नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज दिस मच एरिया, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट किसका निकाल रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ सिलिका जेल का ही एरिया निकल रहा है, क्योंकि 1 ग्राम पे कितना एब्जॉर्ब हो रहा है यही आपने आइडेंटिफाई किया है। टोटल सरफेस एरिया कितना यहाँ पे कवर होगा, सरफेस एरिया कवर्ड बाय 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कितना सरफेस एरिया कवर कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे कवर कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब्ड। तो सरफेस एरिया एक मॉलिक्यूल कितना कवर कर रहा है, 16.2 इंटू 10 raised to power minus 20 मीटर स्क्वायर। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने गिवन है, 129 डिवाइडेड बाई 22,400, ये तो मोल हो गए। मोल को 6.023 इंटू 10 raised to power 23 से मल्टीप्लाई किया तो ये नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया कवर्ड बाई 1 मॉलिक्यूल, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया दैट इज बीइंग कवर्ड। और ये टोटल सरफेस एरिया किसका है, 1 ग्राम चारकोल का। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। What is the minimum concentration of electrolyte required to cause coagulation? Again, coagulation value से related question है। What is the minimum concentration of electrolyte required to cause coagulation of a sol is called flocculation value, ठीक है। It is expressed in the millimoles per liter। यही हमने किया है कि 1 लीटर सॉल को कितने मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट कोगुलेट कर सकते हैं, उसी मिलीमोल को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन वैल्यू। If flocculation value of MgSO4 for the standard AS2S3 is 3.33, how many milligrams of MgSO4 is to be added to 20 ml of standard AS2S3 so that the flocculation just occurs? ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है और इस आर्सेनिक सल्फाइड के सोल को मैग्नीशियम सल्फेट से कोगुलेट करवा रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट तो हो गया मैग्नीशियम सल्फेट और आर्सेनिक सल्फाइड क्या हो गया, सोल। किसी पर्टिकुलर सोल को कोगुलेट करवाने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का कितना मोल या कितना मिलीमोल रिक्वायर्ड है ये आपको निकालना है। कितना हो गया, ये सोल आपको दे रखा है 20 ml AS2S3 सोल का कोगुलेशन करवाना है, तो MgSO4 कितना लगेगा, 20 ml AS2S3 सोल ये कोगुलेट करवाना है, तो MgSO4 का अमाउंट क्या लगेगा। और कोगुलेशन वैल्यू आपको क्या दे रखा है, कोगुलेशन वैल्यू आपको दे रखा है 3.33। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर कोगुलेशन वैल्यू का डेफिनेशन आपको पता है तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका सिंपल मीनिंग लिखो। सिंपल मीनिंग से भी आप ये आंसर बता सकते हो और चाहो तो कंप्लीट फॉर्मूला अप्लाई करके भी आंसर बता सकते हैं। फिलहाल मैं इसका मीनिंग लिख देता हूं। इसका मीनिंग क्या हो गया, 3.33 मिलीमोल ऑफ MgSO4, यही होता है millimole of the MgSO4, that means the electrolyte required to coagulate 1 लीटर, मतलब कि 1000 ml of sol। तो 1000 ml तो हमें नहीं दे रखा है, 1000 ml सॉल को कोगुलेट करवाने के लिए जितना मिलीमोल रिक्वायर्ड है वही कोगुलेशन वैल्यू होती है। कोगुलेशन वैल्यू के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है कि आर्सेनिक सल्फाइड का 20 ml सॉल है,
तो 20 ml सॉल्ट को कोगुलेट करवाने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट के कितने मिलीमोल रिक्वायर्ड हैं? 20 मल्टीप्लाइड बाई 50 होता है 1000, तो बेसिकली 1/50 पार्ट ये दे रखा है, तो 1/50 मिलीमोल रिक्वायर्ड होंगे 3.33 के। 1000 को कोगुलेट करवाने के लिए चाहिए 3.33, 1 को कोगुलेट करवाने के लिए चाहिए 3.33 डिवाइडेड बाई 1000, और 20 ml को कोगुलेट करवाने के लिए चाहिए 3.33 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये हो गया 50, तो 3/33 मिलीमोल डिवाइडेड बाई 50, इतना मिलीमोल मैग्नीशियम सल्फेट का रिक्वायर्ड है। ग्राम में बताना है तो मिलीमोल को बेसिकली किससे मल्टीप्लाई कर दो? इसके मोलर मास से। बताओ वेट कितना आ जाएगा MgSO4 का, जो 20 ml आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल्ट को कोगुलेट करवा सकता है? वेट इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। ये मोल्स कितना है? 3.33 डिवाइडेड बाई 50 मिलीमोल, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है MgSO4 का? 120 हो जाएगा। मिलीमोल है तो यहाँ पे बेसिकली आंसर ग्राम में नहीं आएगा, मिलीग्राम में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10/3 होता है 3.33, और 5 ऑलरेडी है, 12 यहाँ पे है, 48 मिलीग्राम ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट दैट इज रिक्वायर्ड टू कोगुलेट 20 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट। तो कोगुलेशन वैल्यू का अगर डेफिनेशन क्लियर है तो ये सारे न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Which of the following will be most effective in coagulating arsenic sulfide salt? आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट नेगेटिव सॉल्ट होता है, ये याद रखना है बस। अब नेगेटिव सॉल्ट को कौन कोगुलेट कर सकता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन है, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसका कोगुलेटिंग पावर होता है। यही हमने सीखा है हार्डी-शर्ट्स रूल में, और वो हम खुद भी गैस कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक अपने पास कोलोइडल सॉल्ट है, और कोलोइडल सॉल्ट के पार्टिकल के ऊपर -1 चार्ज है इस तरीके से। अब इसको कोगुलेट करने के लिए A+ यूज करना है, A2+ यूज करना है, A3+ यूज करना है, A4+ यूज करना है। कौन सा इसका कोगुलेशन बहुत बेटर तरीके से कर सकता है? ये अगर +1 वाला इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो इसका 1 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, इसका 1 मॉलिक्यूल को ही कोगुलेट कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये आप 1 मॉलिक्यूल यूज करो तो ये बेसिकली कितने मॉलिक्यूल को कोगुलेट कर पाएगा? टोटल 4 मॉलिक्यूल्स को कोगुलेट कर सकता है, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स पे टोटल चार्ज कितना होगा? 4-, और इसके एक ही मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है अपने पास? 4+। तो यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा ना उतना इजीली कोलोइडल सॉल्ट को ये प्रेसिपिटेट या कोगुलेट करवा सकता है, और जितना ज्यादा चार्ज होगा कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, और कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी तो उसका अमाउंट कम रिक्वायर्ड होगा। इसका कम अमाउंट ही कोलोइडल सॉल्ट को प्रेसिपिटेट बना सकता है। अमाउंट अगर कम रिक्वायर्ड होगा तो उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? कोगुलेशन वैल्यू बोलते हैं। कोगुलेशन वैल्यू कम होगा मतलब कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, और कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट जो आयंस है इन आयंस के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा। कौन से आयन पे आपको ध्यान देना है वो डिपेंड करता है कि सोल के ऊपर क्या चार्ज है। सोल अगर नेगेटिवली चार्ज है ना तो आपको ध्यान किस पे देना है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन पे। अब इसको कौन कोगुलेट करवा सकता है? Fe3+, Ba2+ है, Cl- है, फॉस्फेट आयन है। Which of the following will be most effective in coagulating Es2S3 salt? तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये तो इसको कोगुलेट नहीं करवा पाएंगे, वरना आप आंसर ये दे देते हैं कि सर इसके ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज है, तो जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है उसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होती है, तो इसी का कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगा। गलत है। इस केस में ये इसको थोड़ी कोगुलेट करवा पाएगा, केवल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन ही इसको कोगुलेट करवा सकते हैं। तो Fe3+ यहाँ पे सबसे अच्छा कोगुलेटिंग एजेंट होगा, इसी का कोगुलेशन वैल्यू सबसे कम होगा और कोगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। Coagulation value of ElCl3 and ElCl3 for Es2S3 salt are 0.093 and 52, that means 52 respectively. How many times ElCl3 has a greater coagulating power than NaCl? आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट है और इस आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल्ट को ElCl3 इलेक्ट्रोलाइट से और NaCl इलेक्ट्रोलाइट से कोगुलेट करवा रहे हैं। तो इन दोनों का कोगुलेटिंग वैल्यू आपको दे रखा है। उस कोगुलेटिंग वैल्यू से आपको ये समझना है कि किसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी और कितने टाइम्स ज्यादा हो सकती है। आर्सेनिक सल्फाइड है, नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट होता है। NaCl अगर इसमें इंसर्ट करेंगे तो Na+ से मतलब होगा, Cl- से मतलब नहीं है। ElCl3 अगर इंसर्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम 3+ से मतलब होगा, Cl- से मतलब नहीं है।
साफ साफ दिख रहा है कि इसकी कोगुलेटिंग पावर क्या है, ज्यादा। चार्ज जितना ज्यादा होगा आयन का कोगुलेटिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, और कोगुलेटिंग पावर अगर ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कोगुलेट दिस पर्टिकुलर सॉल्ट, दैट अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड लेस, और उसी अमाउंट को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन वैल्यू। तो कोगुलेशन वैल्यू बेसिकली क्या होगा, कम। और यही आपको दे रखा है कि Na+ की ज्यादा वैल्यू रिक्वायर्ड होगी और AlCl3 का कम वैल्यू रिक्वायर्ड होगा। कम वैल्यू रिक्वायर्ड होगा क्योंकि उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है। ये कितना रिक्वायर्ड है, 0.093, और ये कितना रिक्वायर्ड है, 52। तो आपको ये बताना है कि NaCl के कंपैरिजन में AlCl3 का जो कोगुलेटिंग पावर है ये कितना ज्यादा है। तो सिंपल आंसर है, इसको कोगुलेट करवाने के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 52। ये कितना रिक्वायर्ड है, 0.093। तो 0.093 का डिवाइड कर दो 52 में, आपको ये पता चल जाएगा कि NaCl के कंपैरिजन में AlCl3 कितना ज्यादा पावरफुल कोगुलेटिंग एजेंट है। तो ये अगर आप करोगे तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, ये 0.01 अगर अज्यूम करो तो 520 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 560 के करीब आएगा शायद ये। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। केवल आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व या नेगेटिवली चार्ज सॉल्व को कौन सा एनाइन या कैटाइन कोगुलेट करवाएगा, और जो भी कोगुलेट करवाएगा उनकी कोगुलेटिंग पावर कब ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्ड नंबर से रिलेटेड है। गोल्ड नंबर ऑफ द हीमोग्लोबिन इज 0.03, hence 100 ml of the gold sol will require hemoglobin so that gold sol is not coagulated by 1 ml of 10% NaCl solution। गोल्ड नंबर का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। कोगुलेशन वैल्यू का कंसेप्ट किसके लिए होता है, ये जो भी अपने पास सोल है इसको प्रेसिपिटेट बनाने के लिए होता है, मतलब इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। और गोल्ड नंबर का कंसेप्ट है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। कोई भी अपने पास कोलोइडल सोल है और इस कोलोइडल सोल को कोगुलेशन से अगर आपको बचाना है तो गोल्ड नंबर यूज करना पड़ेगा। तो गोल्ड नंबर का डेफिनेशन क्या है और गोल्ड नंबर की पूरी कंप्लीट प्रोसेस में आपको बता देता हूं। गोल्ड नंबर में आप क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड गोल्ड सोल होता है, स्टैंडर्ड गोल्ड सोल है, बेसिकली ये रेड कलर का होता है। ये स्टैंडर्ड गोल्ड सोल हम कितना लेते हैं, 10 ml ही लेते हैं। और अगर मान लो कि आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट इंसर्ट करोगे, इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा इंसर्ट करते हैं, NaCl इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि 10% वेट बाई वॉल्यूम से इसकी कॉन्सेंट्रेशन दिया होता है। और ये NaCl इलेक्ट्रोलाइट हम कितना यूज करते हैं, केवल 1 ml सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट जब हम इस गोल्ड सोल में ऐड करेंगे तो इसका क्या होना चाहिए, कोगुलेशन, और कोगुलेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, तो ये सोल बेसिकली डिस्ट्रॉय हो गया। ये हमें कैसे ऑब्जर्व होगा, रेड से इसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, ब्लू। हमें क्या करना है कि ये स्टॉप करना है, हमें रेड से ब्लू में चेंज नहीं होने देना है। इलेक्ट्रोलाइट के ऐड होने से जो कोगुलेशन यहाँ पे होना चाहता है, इस कोगुलेशन को प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट करने के लिए क्या ऐड किया जाएगा, प्रोटेक्टिंग कॉलॉइड, या उसको और क्या बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिंग एजेंट। और जितना भी ये ऐड किया जाएगा ना उसी के रेस्पेक्ट में क्या आता है, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर ज्यादा होगा तो प्रोटेक्टिंग एजेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा रिक्वायर्ड है। और प्रोटेक्टिंग एजेंट की अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है मतलब ये कम इफेक्टिव है, क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव होता तो बहुत कम सॉल्यूशन को ही ये, या बहुत कम अमाउंट में ही ये इस पर्टिकुलर गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट कर देता है। तो अगर गोल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा है मतलब प्रोटेक्टिंग एजेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है ये ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा रिक्वायर्ड है तो प्रोटेक्टिंग पावर क्या है, कम है। प्रोटेक्टिंग पावर क्या हो जाएगा, कम। यही आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रखा है कि हीमोग्लोबिन का जो गोल्ड नंबर है दैट इज 0.03। तो 0.03 का क्या मतलब है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और उसके बाद क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसका आंसर आप बहुत इजीली बता दोगे। वैसे तो सारे डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर्ड है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। गोल्ड नंबर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि कोगुलेशन वैल्यू मिलीमोल में कैलकुलेट करते हैं, तो गोल्ड नंबर हम कैलकुलेट करते हैं मिलीग्राम में। तो 0.03 का मतलब क्या हो गया, 0.03 ग्राम ऑफ प्रोटेक्टिंग एजेंट is required
टू प्रोटेक्ट हाउ मच 10 ml ऑफ गोल्ड सोल फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करना है? कोई तो इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसी से प्रोटेक्ट करना है। तो कौन इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है? 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, इस नुकसान को हमें रोकना है। तो 0.03 मिलीग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन यूज करना पड़ेगा, तब जाके गोल्ड सोल के 10 ml को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। गोल्ड सोल आपको कितना दे रखा है? 100 ml, 10 टाइम्स गोल्ड सोल दे रखा है, तो 10 टाइम्स प्रोटेक्टिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट आपको होगा। तो 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 10, 0.3 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन आपको चाहिए। तो ये आंसर आ गया। 100 ml गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए 0.3 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन का रिक्वायर्ड है, और ये हमने कहाँ से निकाल लिया? गोल्ड नंबर का जो भी डेफिनेशन था इसको अच्छे से समझा और इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, तो आंसर बहुत इजीली आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आइडेंटिफाई द रिएक्शंस दैट इंक्लूड्स इनहिबिटर्स इन द पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर। तो ये बेसिकली कैटालिसिस वाले टॉपिक से रिलेटेड आ गया। कैटालिसिस टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था कि कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट के टाइप क्या है। कैटलिस्ट जो अपना एक्शन दिखाता है, कैटालिटिक एक्शन दिखाता है, इस एक्शन को बेसिकली सही प्रूव करने के लिए कुछ थ्योरी आपने पढ़ा था, एड्जॉर्प्शन थ्योरी था। उसके बाद आपने ये देखा कि कैटलिस्ट की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, कौन सा प्रोमोटर यूज करते हैं, कौन सा इनहिबिटर यूज करते हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना ही होगा। और फेमस रिएक्शंस है, इनमें प्रोमोटर आपको आइडेंटिफाई करना है, कैटलिस्ट आइडेंटिफाई करना है, और अगर कोई पॉइजन मतलब कि इनहिबिटर यूज कर रहे हैं तो वो भी आपको याद रखना है। ये हेबर प्रोसेस है, बेसिकली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके हमें क्या बनाना है? अमोनिया। यहाँ पर Fe कैटलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम ये प्रोमोटर होता है। ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, इसमें आंसर अपने आप ही आ जाएगा, ये कैटलिस्ट है। सेकंड अपने पास क्या हो गया? ऑयल, वेजिटेबल ऑयल प्लस H2, तो इससे क्या बन जाएगा? वेजिटेबल घी बन जाएगा। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में कौन से कैटलिस्ट होता है? निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, यही सब होता है। और यहाँ पर एज अ प्रोमोटर हम क्या यूज करते हैं? कॉपर, ये भी प्रोमोटर ही होता है और ये कैटलिस्ट है। तो पहली दोनों रिएक्शन में तो कोई भी आपको इनहिबिटर या पॉइजन नहीं मिला है। अगली रिएक्शन में अगेन हेबर प्रोसेस है, Fe कैटलिस्ट होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये पहली बार यहाँ पे पॉइजन है, इसको यूज करने से रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। और ये तो ऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ा है, ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। अगर आप इसका हाइड्रोजनेशन करोगे एसिड हैलाइड का, तो पहले तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और आपको पता है कि एल्डिहाइड का फर्दर हाइड्रोजनेशन पॉसिबल होता ही है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल अगर आपको नहीं बनाना है, केवल एल्डिहाइड तक ही रखना है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ता है? पॉइजन। तो रोजनवन कैटलिस्ट में आपने पढ़ा है कि PdBSO4 के साथ अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे COCl का, तो केवल एल्डिहाइड बनेगा। पार्शियल रिडक्शन के बाद ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा और ये BSO4 एज अ पॉइजन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो लास्ट दो रिएक्शन ऐसी हैं जहां पर पॉइजन प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली थ्योरेटिकल है और NCERT में जो एग्जाम्पल है उन्हीं को मैंने आपसे पूछा है। क्लासिफाई करना है आपको मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड, मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड और एसोसिएटेड कॉलॉइड। तो इसमें भी मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है। मल्टीमोलिकुलर में क्या कंसेप्ट है कि जितने भी लायोफोबिक कॉलॉइड आप बनाते हो ना स्पेशल मेथड से, वो सारे के सारे मल्टीमोलिकुलर हैं। मल्टीमोलिकुलर का मतलब क्या हो गया कि काफ़ी सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं तब जाके एक बिगर मॉलिक्यूल बनता है, और उस बिगर मॉलिक्यूल का जो रेडियस है वो कॉलॉइडल रेंज में आता है, कॉलॉइडल रेंज में आता है। एक आता है मैक्रोमोलिकुलर। मैक्रोमोलिकुलर में मैंने क्या बताया था कि जितना भी अपने पास पॉलीमेरिक कॉलॉइडल सॉल्व होंगे, जहां पर बेसिकली कॉलॉइडल पार्टिकल पॉलीमर की साइज का, तो उसकी साइज बहुत बड़ी होगी। ये पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल ऑलरेडी कॉलॉइडल रेंज में होगा, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट एक से ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने के बाद एक ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा जो कॉलॉइडल रेंज में जाता है। यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल का साइज ही इतना बड़ा है कि वो ऑलरेडी कॉलॉइडल रेंज में प्रेजेंट है। तो मैक्रोमोलिकुलर में कौन आ जाएगा? जहां पर भी पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है। मल्टी मॉलिकुलर में कौन आ जाएगा? जितने भी स्पेशल मेथड से हम कॉलॉइड बनाते हैं। और एक होता है एसोसिएटेड कॉलॉइड। तो एसोसिएटेड कॉलॉइड की क्या खास बात है
जो अपने पास सोप और डिटर्जेंट है ना, सोप और डिटर्जेंट को वाटर में मिक्स करने से जो कॉलर्ड अपने पास बनेगा दैट इज एसोसिएटेड कॉलर्ड। इनकी क्या कहानी होती है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे ये बेसिकली प्योर ट्रू सॉल्यूशन की जैसे एक्ट करते हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जैसे जैसे सोप और डिटर्जेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो काफ़ी सारे कंबाइन होकर मिसल का फॉर्मेशन करते हैं। मिसल का फॉर्मेशन करने के बाद एसोसिएटेड कॉलर्ड बन जाता है। तो जितने भी एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मल्टी मॉलिक्यूलर है, कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूलर है और कौन सा एसोसिएटेड कॉलर्ड है। तो गोल्ड सोल हो गया, सिल्वर सोल हो गया या सल्फर सोल हो गया, ये सब स्पेशल मेथड से बनाते हैं। और ये सब में जो पार्टिकल है बहुत छोटा होगा, तो ये सारे पार्टिकल कंबाइन होकर एक बिगर पार्टिकल का फॉर्मेशन करेंगे और इस बिगर पार्टिकल में मल्टी मॉलिक्यूलर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे ही ये बिगर पार्टिकल का रेंज है ना, ये कॉलॉइडल रेंज में आ गया, उसके बाद ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। इसके बाद ये सब जो दे रखा है, जितने भी आपने बायोमॉलिक्यूल में पॉलीमरिक मॉलिक्यूल बने हैं या पॉलीमर वाले चैप्टर में पॉलीमर्स पढ़े हैं, उन सब का कॉलॉइडल सोल अगर प्रिपेयर करेंगे तो मैक्रोमॉलिक्यूलर में आएगा। स्टार्च हो गया, जेलेटिन हो गया, एंजाइम हो गए, प्रोटीन हो गए, डिफरेंट टाइप के जो भी प्रोटीन है, या और क्या हो सकता है अपने पास, पॉलीथीन, ये पॉलीमर्स में आ गए, नाइलॉन हो गया, या और क्या हो सकता है, पॉलीस्टाइरीन। इधर हम किस में आ जाएंगे, जैसे कि सोडियम स्टेरेट हो गया और लोरियल सल्फेट हो गया, सेटाइल अमोनियम ब्रोमाइड हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं अपने पास, सोप एंड डिटर्जेंट में। सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये एसोसिएटेड कॉलॉइड में क्लासिफाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लायोफोबिक सॉल। लायोफोबिक और लायोफिलिक के बारे में भी आपको कहानी बता रखा है। जितने भी सॉल हम स्पेशल मेथड से प्रिपेयर करते हैं वो सारे के सारे लायोफोबिक सॉल होते हैं। और जहाँ पे भी लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल होते हैं और उन पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स में CONH इस टाइप के ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ऐसे पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल से जो आप कॉलॉइड का फॉर्मेशन करोगे वो लायोफिलिक आता है। लायोफिलिक में डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम में इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इंटरेक्शन कौन सा हो सकता है, डिस्पर्शन मीडियम अगर वाटर रखेंगे तो वाटर के साथ डिस्पर्स्ड फेस का कौन सा इंटरेक्शन होता है, H बॉन्डिंग हो सकता है। वो भी कब होगा, जब यहाँ पे OH NH डबल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होंगे। तो यहाँ बेसिकली अपने पास क्या आना चाहिए, ऑर्गेनिक पॉलीमर मॉलिक्यूल्स का कॉलॉइडल सॉल्ट प्रिपेयर करना है। और जितने भी स्पेशल मेथड से आप कॉलॉइडल सॉल्ट प्रिपेयर करते हो, जैसे कि गोल्ड सोल प्रिपेयर करते हैं या सिल्वर सोल या सल्फर सोल या फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल या एसन हाइड्रोक्साइड सोल, ये सारे जो सोल हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे लायोफोबिक में आएंगे। तो आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। गोल्ड सोल है, आर्सेनिक सल्फाइड सोल है, FeOH होल थ्राइस। तो गोल्ड सोल इधर आ गया, आर्सेनिक सल्फाइड इधर आ गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सोल है ये भी इधर ही आ गया। बाकी केवल क्या बचा, स्टार्च। स्टार्च के स्ट्रक्चर आपने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ी है, बहुत अच्छे से आती है। यहाँ पे बेसिकली लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें OH जैसे काफ़ी सारे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है ये डिस्पर्शन मीडियम वाटर के साथ इंटरेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है, तो लायोफिलिक सॉल बनेगा। डिस्पर्शन मीडियम अगर वाटर है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक सॉल बनेगा। तो यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री का जो रिविजन है ये कंप्लीट हो जाता है। सरफेस केमिस्ट्री में मोस्टली 90% क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कब अटेम्प्ट कर सकते हो, जब इस चैप्टर का जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लो। और ऐसे क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने डिस्कस नहीं किए क्योंकि उसके लिए केवल थ्योरी रिक्वायर्ड है। थ्योरी आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। आज के लेक्चर में केवल उन्हीं टॉपिक से हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है, जैसे फ्रेंडली आइसोथर्म है, गोल्ड नंबर है, कोगुलेशन वैल्यू है। तो ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं सरफेस केमिस्ट्री में जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, और ये तीनों टॉपिक आज के लेक्चर में बहुत अच्छे से रिवाइज हो चुके हैं।